नमस् नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवनी एग्जाम अड्डा में। तो गाइस, जैसा कि आपने सिलेबस है वो आपने चेक किया होगा कि मैथ का सिलेबस क्या होने वाला है, वो वीडियो हमने आपको डाल दिया है। अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने बताया था कि इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके, उनमें से औसत की प्रश्नावली में औसत की जो यूनिट है उसमें से आपके लगभग 2 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं गाइस। तो इसीलिए आज मैं डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ, और वो जो भी सारा सिलेबस था, 13 टॉपिक थे, उन सब 13 टॉपिक की मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। और आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवाने की मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी। मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, बशर्ते कि आप मेरा सहयोग करें। आप वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से देखें। जिनको नहीं आता है बिल्कुल भी, उनको मैं यहाँ से जीरो से शुरू करने वाला हूँ, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जिनको आता है उनका भी लेवल इस वीडियो में आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल निश्चिंत रहें कि यहाँ पे आपको सिलेबस से रिलेटेड ही पूरा आपका पैटर्न कराया जाएगा। जो भी सेना भर्ती से रिलेटेड होती है, जो भी आपके 41 FAD IMA देहरादून, या जो भी वैकेंसी निकलती हैं आर्मी डिफेंस, अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जितनी भी ये डिपार्टमेंट से वैकेंसी आपको रिलीज की जाती है, उन सबका यहाँ पर सिलेबस सेम है। मैथ पूछी जाती है 25 क्वेश्चन की, सबका सिलेबस सेम है। तो आज शुरू करते हैं गाइज औसत की औसत का जो प्रश्न है उनको हम शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हैं औसत, एवरेज जिसको हम बोलते हैं। तो एवरेज के बारे में आज हम आपसे बातचीत करेंगे और इसके साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए और आप स्किप ना करें। जिन्होंने कहीं से भी कोर्स परचेज करने की किसी को जरूरत नहीं है, पूरी यहाँ पे डिटेल में आपको समझाऊंगा, और एक एसएससी लेवल के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। अगर आपने एसएससी की तैयारी कर ली है तो समझो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी क्वेश्चन आपके इस सिलेबस से बाहर जाने वाला नहीं है। तो गाइस, शुरू करते हैं कि औसत क्या होता है। तो सबसे पहले मैं औसत के बारे में बता देता हूँ। औसत के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ ये छोटी छोटी चीजें वो बता देता हूँ, क्योंकि ये बीच बीच में आती रहेंगी, फिर आपको पता नहीं होगा तो आप फिर कंफ्यूज होंगे कि यार ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो जो मैं बता देता हूँ आपको, जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम में पढ़ाना होता है, लेकिन नंबर सिस्टम मैंने शुरू नहीं किया क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है। नंबर सिस्टम से मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, औसत से बहुत 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो नंबर सिस्टम से आए या ना भी आए कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन औसत से आपका जरूर आपको मिलने वाला है। इसलिए ये नंबर सिस्टम में ना पढ़ा के मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा कि क्या है इनके बारे में। देखिए, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं के बारे में आता है अक्षर। नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होते हैं? प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो आपकी गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। इन्हें गिनती की संख्या भी कहते हैं। इन्हें एन से प्रकट किया जाता है। तो ये तो थी किताब की भाषा। अब आपको मैं सीधा बता देता हूँ, सीधा बता देता हूँ। जो आपसे एक से शुरू होती है, एक से शुरू होके अनंत तक जाती है, इन्फिनिट तक जाती है, ठीक है, समझ गए आप? इन्फिनिट तक जाती है, वो प्राकृत संख्या होती हैं, एक से शुरू होने वाली। आप ध्यान रखें, एक से शुरू हो रही हैं वो है प्राकृत संख्याएं। ठीक है। अब इसके बाद आपको दूसरा आता है सम संख्या। क्या है? इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जिनमें 2 से भाग चला जाता है, वो सारे इवन नंबर होते हैं। 2 से जो डिवाइड हो जाती है वो इवन नंबर होते हैं, जैसे 2, 4, 6, ऐसे सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो इवन नंबर होते हैं, सम संख्या होती हैं। इनके अलावा विषम संख्या क्या होती हैं? अब विषम संख्याएं वो होती हैं, ऑड नंबर्स जिनको बोलते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली प्राकृत संख्याएं, उनको विषम संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या आप समझ ही गए हैं, ठीक है। और जो संख्या सम नहीं है वो विषम में आएगी। दो ही तरह की संख्याएं होती हैं, सम या विषम। एक है वो विषम है, दो है वो सम है, फिर इसके बाद तीन आएगा वो विषम आएगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो एक से लेके और अनंत तक, ठीक है, अनंत तक, जिसको हम ये सिंबल देते हैं अनंत का, अनंत तक जितने भी नंबर आते हैं जिनमें दो का भाग नहीं जाता, वो सारी विषम संख्याएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याएं। आपको कह दे पूर्ण संख्याएं बताइए, तो जिनको इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं गाइज आपकी वो होती हैं, प्राकृत संख्याओं में अगर आप जीरो लगा दोगे ना उससे पहले, जीरो, और अगर आप प्राकृत संख्याओं में शामिल कर दोगे तो वो फिर पूर्ण नंबर हो जाएंगे, मतलब पूरी हो जाएंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से अनंत तक। ठीक है, अनंत तक जो भी संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो आपको इसमें मेन जो ध्यान देना है, पूर्ण और प्राकृत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ये पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि इनमें आपको, इन्हीं में आपको कंफ्यूज होना था, इसीलिए मैंने आपको लेके आऊँ। क्योंकि सम विषम तो आप सारे लोग जानते ही हैं कि सम विषम
क्या होती है। लेकिन जो पूर्ण और प्राकृत संख्या है इनमें विशेष ध्यान रखना है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जो गिनती जो हम कहते हैं प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। और जो पूर्ण संख्या है उनमें क्या होता है कि जो 0 से शुरू हो जाती हैं उनमें सिर्फ 0 का फर्क होता है। मतलब जो 0 अगर ऐड हो गया प्राकृत संख्याओं के आगे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो आप ये संख्याओं का ज्ञान आपको हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम, जिससे औसत के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए औसत क्या होता है। औसत क्या होता है? औसत होता है, औसत हमेशा एक से अधिक संख्याओं का ही निकलता है। मतलब दो संख्याएं मिनिमम होनी चाहिए तब जाके आप औसत निकालोगे, अदरवाइज औसत निकलेगा नहीं। क्योंकि औसत निकलना, औसत क्या होता है एक तरीके से मैं बता देता हूँ कि जो दो या दो से अधिक संख्याएं होती हैं उनका एक औसत होता है। इन संख्याओं का माध्य भी इनको कह सकते हैं, मतलब इनके बीच का संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए किसी के 4 नंबर हैं, किसी के 6 नंबर हैं, किसी के 2 नंबर हैं, किसी के 4 हैं। अब ये 4 नंबर हो गए मान लीजिए। अब कहते हैं यार ये हैं, लेकिन औसत क्या है? औसत ये है कि इनका एक बीच का नंबर चुन लो। किसी के तो 6 हैं, एक 8 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं। लेकिन एक बीच का नंबर निकालने के लिए जो आप निकालते हैं वही औसत कहलाता है। ठीक है, तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं? औसत ज्ञात करने के लिए आप ये जो लिख रहा है राशियों की संख्या, राशियों या मात्राओं का कुल योग, कुल योग। तो मतलब जो राशियां, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दो, ये लिखे 6 8 2 और 4, ये लिख दिया मैंने 4। तो ये राशियों की, जो ये राशियों की संख्या है 1 2 3 4, तो राशियों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 4 हो गई। मतलब ये टोटल कितनी संख्या है? 4। अब इनका जो औसत निकालना है, तो आपको औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए आपका सूत्र होता है इनका योग, इनका पूरा टोटल, और उसमें जितनी भी संख्या है उनका भाग दे दो। संख्याओं की संख्या है, कितनी संख्या है उनका भाग दे देंगे तो वो आपका एवरेज निकल के आता है। अब जैसे आप देख रहे हैं 6 8 2 और 4 कितने हो गए? 4 और 2 6, 6 8 14, 14 और 6 20। अब ये 20 हो जाता है। और इसमें जो टोटल संख्या कितनी हो गई है? 4 1 2 3 और 4, 4 संख्या। अब 4 का भाग दे देंगे तो ये एवरेज इनका निकल के आएगा, मतलब 5 निकल के आएगा। कहने का मतलब ये है, आपको कोई कह दे कि यार पर हेड आप 5 रुपए ले आओ, तो इसका मतलब है कि आप चाहे किसी से ज्यादा लाओ चाहे कम लाओ, लेकिन मुझे पर हेड 5 चाहिए और 4 मेंबर हैं। तो 4 मेंबर हैं तो 20 रुपए चाहिए मुझे, तो आप पर हेड मुझे 5 रुपए चाहिए। तो आपको जरूरी नहीं है कि हर कोई आदमी पर हेड आपको 5 दे। अब एक ने 6 दे दिए, एक ने 8 दे दिए, तो दूसरे ने 2 ही दिए थे, एक ने 4 दिए थे। तो इस तरीके से आपका औसत आपको समझ आ गया होगा, जो जीरो से मैं बिल्कुल शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो आप जो फॉर्मूला है वो भी आप याद रखें, क्योंकि इसमें मान लीजिए आपको काफी बार ऐसे फंसा देगा कि मान लीजिए कि किन्हीं संख्याओं का औसत है, वो मान लीजिए 20 है। आपको कह देगा कि मान लीजिए कोई संख्या दे दिया आपको और कह दिया उनका औसत 20 है। ठीक है, बता बराबर। और मान लीजिए उनका औसत 20 दे दिया और कह देगा कि उन जो संख्याएं थी उनका टोटल योग मान लीजिए टोटल योग मान लीजिए 80 है। टोटल योग मान लीजिए 80 है, तो बताओ उनकी संख्या क्या है? तो वो कितनी संख्या है जिनका ये योग औसत है? तो आपको इसको निकालने के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा। तो इसको संख्याओं को आप एन से यहाँ प्रदर्शित करेंगे नंबर, और योग को एस से करेंगे। ठीक है, एस से आप यहाँ पे कर दो, चाहे किसी से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और एवरेज को औसत से आप करेंगे, औसत को ए से आप यहाँ प्रदर्शित करेंगे। अब मान लीजिए आपसे ये कह देता है कि किन्हीं संख्याओं का औसत है कितना? 20, है ना? और यदि उन संख्याओं का योग है, टोटल है, वो है 80, तो तो बताओ बताओ कुल संख्याएं कितनी है? कुल संख्याएं कितनी है, ऐसे आपसे पूछ ले तो कि कुल संख्याएं कितनी है, तो आपका ये फॉर्मूला ये फिक्स है, एवरेज बराबर योग बटे संख्या। ठीक है, एवरेज बराबर योग बटे संख्या। अब एवरेज आपको यहाँ कितना दे रखा है? 20, और योग कितना दे रखा है उनका? 80। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करनी है आपको? संख्या। तो आप इसको ऐसे करेंगे, और अब आप इसको देखेंगे सॉल्व जब करेंगे तो ये 20 से ये कट गया 4 बार, तो ये आप वज्र गुणा जब करते हैं ना, वज्र गुणा करना आता ही होगा, तो संख्या बराबर कितना आ गया? 4 1, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, तो इसका मतलब वो 4 संख्याएं हैं जिनका आप औसत 20 बता रहे हो और टोटल 80 बता रहे हो। तो इस तरीके से ये गाइज ये होता है। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि कैसे आप औसत निकालेंगे। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके बता दें, अदरवाइज हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा, इसके बाद अब हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आपका पहला, एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे लगातार n संख्याएं हैं, n जो संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है, मैंने पहले ही बताया था आपको,
कि n हम बार बार यहाँ जो यूज करेंगे वो संख्याओं को लेंगे। तो प्रथम एक से शुरू होने वाली प्राकृत संख्याएं हैं, तो प्राकृत संख्या हमेशा एक से ही शुरू होती हैं, ठीक है। अर्थात जैसे मान लीजिए 1 2 3 से लेके कंटिन्यू एन, एन का मतलब ये लगातार संख्याएं हैं बहुत सारी, अब पता नहीं 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, ऐसे संख्याएं। तो उनका औसत बताइए कितना होगा। अब आपसे औसत पूछता है मान लीजिए, क्योंकि अब ऐसे औसत मान ली पूछ लिया 1 2 3 4 5 6, ये तो चलो छोटी संख्याएं दे दी इसने, ऐसे दे दी। तो इनका औसत आपसे पूछता है, तो आप क्या करेंगे औसत में? औसत का सूत्र क्या है? औसत बराबर होता है योग, तो जो टोटल जो संख्या है उनका योग बटे संख्या, यो राशियों की संख्या, मतलब जो यूनिट्स जो दे रखे हैं उनकी संख्या कितनी है, तो वो देंगे तो आप एवरेज निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 संख्याएं हैं, तो इनका योग करेंगे सबसे पहले एवरेज निकालेंगे। 4 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21, तो कितना आया 21। और संख्याएं कितनी है टोटल? 6, ठीक है, संख्या कितनी है टोटल? 6। तब आप इसको जब एवरेज निकालना है तो काटेंगे, 3 से कट गया 2 बार और 3 से कट गया 7 बार, 7 बार कट गया। अब 7 में 2 का भाग देंगे तो आपका आएगा 3.5, तो इसका मतलब इनका एवरेज कितना आएगा? 3.5। तो ये तो यार इतना लंबा हो जाता है कि आपको जोड़ो फिर ये करो। अब मान लीजिए तो 6 संख्याएं थी, अब मान लीजिए 1000 संख्या दे देते एक साथ, तो क्या जोड़ने बैठते पूरा पेपर निकल जाता, लेकिन जोड़ नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या है कि फिर एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला इसके लिए है, अगर ऐसे औसत पूछता है जैसे कंटिन्यूस संख्याएं और प्राकृत संख्याएं हैं और वो कहीं तक भी हैं, उन सब का अगर फॉर्मूला पूछता है, और यहाँ मान लीजिए 6 से लेकर और ये मान लीजिए 100 है, एन मतलब 100 है, ऐसी संख्या 100 तक है, तो बताओ उनका एवरेज क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका एक एवरेज निकालने का सूत्र है n+1/2, समझ गए आप। अब n क्या है? n का मतलब होता है संख्याएं, कि टोटल कितनी संख्याएं? 100, तो 100 तक है ना, 1 2 3 4 5 बीच में हटा तो नहीं रखी, इसका मतलब संख्याएं कितनी कितनी हो गई टोटल? 100 हो गई। तो 100 संख्याओं का एवरेज निकालना है जो लगातार प्राकृत संख्या मतलब लगातार है, तो उनका लिख लेंगे n बराबर 100 +1, एक जोड़ेंगे बटे 2, तो 101/2 आप जब करते हैं तो आपका 50.5 मतलब 50.5 उनका एवरेज आ जाता है। तो आप इस सूत्र को याद रखेंगे कि ये कैसे आता है, ठीक है। अब आपको एक थोड़ा सा वैसे भी मैं बता देता हूँ सूत्र, अगर आपको याद भी ना रहे काफी बार तो आपको कैसे दिमाग लगाना है इनमें कि क्या होता है। तो देखो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो आप इसको, कैसे? देखो अब मान लीजिए, एक आपको याद रखने की एक हल्की सी ट्रिक बता रहा हूँ कैसे है। जैसे आप याद रखो 1 2 3 4, मान लीजिए ये संख्या है यार। अब इनका आपको इतना पता है यार n+1/2 है या 2n है, क्योंकि आगे और भी फॉर्मूला आने वाले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए आप इनका निकाल के देख लो कि n+1 आ रहा है ना, देखो n 4 संख्या है टोटल, 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो n के जगह कितना आ जाएगा? 4+1 5/2, तो कितना आया? 5 में 2 का भाग दिया तो 2.5 आया, 2.5 आया ना। तो अब देखो सूत्र सही बैठ रहा है क्या? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 में आप जब 4 का भाग देंगे, 4 संख्याएं हैं तो 2.5 आएगा, क्योंकि एवरेज निकालने का मैंने सूत्र आपको बताया था कि राशियों की जितने भी यूनिट्स हैं उनके सबका योग कर लो और उसमें कितनी वो संख्याएं हैं, कितनी संख्या उनका भाग दे दो, एवरेज आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, एक फॉर्मूला आपका हो गया, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए कि लगातार n, प्रथम n जो एक से शुरू होती है उन प्राकृत संख्याओं का वर्गों का वर्गों का औसत पूछ ले। मान लीजिए अभी तक तो ये था, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत संख्याएं थी, उनका पूछ रहा था, तो आपने n+1/2 कर दिया था, ठीक है। अब मान लीजिए ये वर्ग पूछ ले। अब वर्ग में कैसे पूछ ले? मान लीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे हो, 5 का स्क्वायर हो, 6 का स्क्वायर हो, और ये सब का औसत पूछ ले, ठीक है। ऐसे ऐसे करके n स्क्वायर है, मान लीजिए n मतलब जितनी भी संख्या उनका स्क्वायर है, ऐसे। तो ऐसे आपको मान लीजिए औसत पूछा अब इनका, तब आप कैसे निकाल पाओगे यार? क्योंकि अब अगर आपको 2 3 तक तो पूछे तब तो आप निकाल दोगे, चलो कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, अब ऐसे यहाँ तक, और आपको वहां तक तो याद भी नहीं होंगे। अब इनको जोड़ करते रहोगे, हाँ, जोड़ करने के बाद आप क्या करोगे? फिर टोटल जो संख्या है उनका भाग दोगे, तो ये तो एक बड़ी प्रक्रिया हो गई। तो इसके लिए जो सूत्र है वो ये है आपके सामने। तो सूत्र है जो आपको रटना है, ये, इसमें कोई यट बट कुछ नहीं होने वाला है, आपको सिर्फ रटने हैं। तो है, जब आपके वर्गों का सूत्र पूछता है तो n+1, n वही आपको पता है संख्याएं, टोटल संख्याएं कितनी है वो n+1 करेंगे आप, फिर 2n+1 करेंगे, है ना, और इन दोनों को गुणा होंगे ऊपर, ठीक है, और बटे में आप कर देंगे 6, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए
आपसे पूछे, क्या पूछे आपसे, आपसे ये पूछे, थोड़ा सा इसको चेक कर लेना कि सूत्र सही है कि नहीं है। तो सूत्र को चेक करने के लिए छोटी संख्याएं ले लेते हैं, छोटी संख्याओं से चेक होता है सूत्र। कैसे, मान लीजिए आपको यहीं से कर ले, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर, इन्हीं का बता दो भैया आप मेरे को, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर, इन्हीं का आप मेरे को औसत करके निकाल के बता दो। तो देखो एक का स्क्वायर कितना होता है एक, और दो का स्क्वायर कितना होता है चार, और तीन का स्क्वायर कितना होता है नौ। अब इनका औसत आप करेंगे तो देखिए औसत निकालने का सूत्र आपको पता ही है, इन तीनों संख्याओं का योग कर देंगे, तो नौ और चार 13 एक 14 बटे कितनी संख्या है तीन, उसका भाग दे देंगे तो 14/3 आ जाएगा। तो 14/3 का मतलब क्या हुआ कि तीन चार तिया 12 पॉइंट दो बचे 6, फिर दो 6, मतलब 4.66 कुछ ऐसा आने वाला है, ऐसे आ जाएगा। ये तो आपने हो गया प्रॉपर फॉर्मूले से, जो आप शाम तक बैठ के करते रहोगे अगर बड़ी संख्या आ गई तो। अब सूत्र लगाना है n+1। अब ये इसमें देखिए n कितनी है, n तीन ही संख्या है, तो तीन, तीन और एक चार, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो तीन संख्या है, तीन और एक चार, ठीक है। चार इंटू दो इंटू तीन, दो इंटू तीन छः और प्लस एक सात, सात हो गए बटे छः, तो 28/6 जब करेंगे तो 14/3 ही आना है, और 14/3 का मतलब 4.66 ही आना है। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब चाहे कितनी भी संख्या हो, आपसे कह दे एक स्क्वायर दो स्क्वायर, ऐसे करते करते और वो कह दे कि मान लीजिए आपको दे दे 55 स्क्वायर, यहाँ तक दे दें कि 55 स्क्वायर, इनका औसत बताओ। तो औसत बताओगे तो आप अब इसको क्लियरली आप कर दोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको कैसे करोगे, देखो 55 का स्क्वायर कर दिया, अब आप इनको ज्यादा फॉर्मूला सजाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसमें करोगे। कैसे करोगे, देखो मैं एक बार इसको आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। देखो यहाँ देखो आप, हाँ अब इसको कैसे करोगे, देखिए अब 55 तक संख्या है, 55 स्क्वायर, तो 55 संख्या होगी तो 55 का स्क्वायर, देखो 55 और एक 56, तो आप सीधा 56 लिखोगे, ठीक है। इंटू 55 इंटू दो तो 110, 55 इंटू दो 110, और एक एक ऐड करोगे तो 11, तो 111 हो गए, बटे लिखोगे सीधे 6, ठीक है 6। अब काटा पीटी आपको करनी है, तो काटा पीटी करनी है तो अब कैसे कटेगा, देखो तीन से कट गया दो बार, और तीन से कट गया तीन तिया 9, और दो सात 21 37 बार, और दो से कितना कट गया 28 बार, ठीक है। तो अब आपको बस 37 इंटू 28 करना है, और मैं नहीं करके बताऊंगा, आप खुद ही करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये हो गया एन स्क्वायर वाली जो संख्या आती है, जिनके वर्गों का योग पूछता है आपसे, वहां का ये आपका आंसर होने वाला है। अब दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है, ये तो वर्गों का किया है, वो घनों का भी तो कर सकता है, क्यूब भी तो लगा सकता है बेटे, तो क्यूब लगा सकता है, तो क्यूब वाला भी आपको करना है, तो वो देखिए कैसे करेंगे आप उसको। क्यूब वाला जब आता है, क्यूब वाले का मतलब है सॉरी, जैसे एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, ऐसे करते करते मान लीजिए कितनी भी संख्याएं हैं, लास्ट संख्या कोई भी है उसका क्यूब कर दे। तो उसका करने के लिए आपको क्या करेंगे, लास्ट जो संख्या है, कितनी संख्याएं हैं टोटल, ऐसे कितनी संख्याएं हैं उनका आप क्या करेंगे, एन और n+1 ऐसे करके, और इसका स्क्वायर करेंगे बटे 4। तो मान लीजिए अब ये तीन ही संख्याएं हैं, सपोज करिए ये तीन ही संख्याएं हैं, तो तीन ही संख्याएं, तो तीन, तीन हो गया, और n+1, तो तीन और एक चार का स्क्वायर बटे 4, ये आ जाएगा। तो तीन इंटू चार का 16 बटे 4, और 4 से कट गया 4 बार, और 4 तिया होगा 12, तो इस तरीके से इसका 12 आ जाएगा। अब मान लीजिए कितनी भी संख्याएं हैं, कितनी भी संख्याएं हैं, n तक जितनी भी संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, तो n तक जो भी संख्याएं आ जाएंगी, मान लीजिए आपको कह दे कि 50 तक की का ज्ञात करके बताओ, 50 तक की जो है, 50 का क्यूब तक है, मतलब एक दो तीन चार के ऊपर सबके क्यूब लगा हुआ है, 50 तक क्यूब लगा है, चाहे 1000 तक क्यूब लगवा दे, क्या फर्क पड़ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा, अब जैसे 50 तक का लगवाता है तो आपको सीधा लिखना है 50 इंटू 50 और एक 51 का क्यूब, 51 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बटे 4, ऐसे आपको करना है। तो 50 इंटू 51 इंटू 51 बटे 4, अब ये आपको कर लेना है। अब जब इसको आप काटोगे तो दो बार, और दो से कट गया 25 बार, अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होगी। तो आपको क्या है कि मोस्टली जब आपके क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, थोड़ा जो वो कम रखेंगे लेंथ, जो कि आपका फटाफट वो कट जाए। वो ऐसे वो आपको बस चेक करना चाहेंगे कि भाई आपसे होएगा नहीं, वो कैलकुलेशन चेक नहीं करेंगे आपकी कैलकुलेशन आपको गुणा भाग आते हैं कि नहीं है, बस आपका तरीका चेक करेंगे। तो इसलिए वो क्या छोटा सवाल देंगे, मान लीजिए 10 तक की संख्याएं दे दी कि
एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, एक क्यूब, दो क्यूब, ऐसे 10 का क्यूब तक दे दिया। तो आप 10 तक के क्यूब में क्या करोगे, 10 इंटू 10 और 1 11 का स्क्वायर करोगे। तो 10 और 11 के स्क्वायर 121 आपको पता होता है, बटे 4 करोगे आप, फट से आंसर निकालोगे। 1210 में 4 का भाग दोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो 4 का भाग दोगे तो 302 के समथिंग कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आपका होने वाला है। तो देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन देख लिया अब, कि 10 प्राकृत संख्याओं का, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, किसी की एमटीएस या जीडी की जो एग्जाम थी उसमें आया हुआ है। तो देखिए 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अब 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। अब वर्गों के औसत का आते ही आपको आपके मन में जो सवाल है, वो सवाल नहीं, जो आपका क्वेश्चन वो फॉर्मूला है वो याद आ जाना चाहिए। वो है आपका n+1, आप थोड़ा रटेंगे तो आ जाएगा, रटना पड़ेगा, 2n+1/6। बस ये आपको याद रखना है। अब देखिए 10, तो 10 संख्या है, तो आपको देखो 10 और 1 11, यहाँ 11 आ जाएगा, 11 इंटू 10 दूना 20 और प्लस 1 21, तो 21, बीच में ब्रैकेट है ना, तो इसका मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब, और बटे में 6। ठीक है, कितना शानदार दिया है अब आपको, देखिए। अब 3 से कट गया ये 7 बार, और 3 से कट गया ये 2 बार, और 11 7 77 है ना, 11 7 77, 77 में 2 का भाग देंगे आप तो कितना आएगा, 3 8.5, 38.5 आएगा। कितना सा टाइम लगा, फट से हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको गाइस आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्राकृत 13 प्राकृत संख्या है, 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालिए, क्या होगा। अब 13 दिया, मैं कह रहा था ना कि ज्यादा देता नहीं है वो, तो आप इसके घनों का निकालेंगे। अब आप घनों का जब आप औसत निकालते हैं तो उसका सूत्र है, आपको याद रखना है बस, n+1 का स्क्वायर बटे 4, ये होता है आपका। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे n कितनी है, 13, और 13 एक 14 का स्क्वायर, तो इंटू 14 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे 4। अब देखिए 2 से काटेंगे 2 बार, और 2 से कट गए 7 बार, और 2 से कट गए 7 बार, और नीचे का हो गया खत्म। 49, 49 को 49 को इंटू 13 करेंगे आप, तो देखिए कितना आएगा, 13 9 117, असल 11, और 13 चौका 52, और 11 कितने होते हैं 63, तो 637 आ गया ना फट से आंसर। तो 637 तो ऐसा आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो आप एक बार फॉर्मूले को फिर से रिवाइज कर लीजिए कि क्या फॉर्मूला था। देखिए इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने है, इसको बस रखना है। अगर प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछता है तो आपको रखना है n+1, n+1 ब्रैकेट क्लोज, और फिर 2n+1, तो n+1 ब्रैकेट 2n+1, बस बटे 6, ये कर देना है। और अगर आपको क्यूब का पूछता है, घनों का पूछता है, तो n+1 का स्क्वायर बटे 4, बस इतना सा आपको याद रखना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, फट से सवाल हो जाएंगे गाइज। अगला देखते हैं आप। अगला देखिए फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला देख लिए, औसत के हैं तो आपके आते रहते हैं ये एग्जाम्स में। देखिए प्रथम 2 से शुरू होने वाले, 2 से शुरू होने वाले लगातार n संख्याएं सम प्राकृत संख्याएं, सम प्राकृत संख्या आ गई है, अर्थात 2 से ही शुरू होंगी प्राकृत संख्याएं होती हैं, सम प्राकृत संख्याएं 2 से ही शुरू होंगी, 2 4 6 8 इस तरीके से आएंगे, और जितनी भी संख्याएं होंगी तो वो ऐसे आएंगी। तो वो 2n यहाँ क्यों लिखा हुआ है, देखिए यहाँ इसने लिखा है 2n, एन का मतलब होता है संख्याएं, कितनी नंबर हैं, कितनी संख्याएं हैं। जैसे ये देखो कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4, तो 8 तक 4 संख्याएं होगी, तो जो अब पांचवी संख्या जो आएगी वो क्या आएगी, 10 आएगी। तो 2n, तो 2 गुना पांचवी, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब 10 आएगी, तो इसलिए वो 2n लिख रहा है ऐसे। तो ऐसे संख्या आती हैं, तो उनका औसत बताइए कितना होगा। तो उनके औसत का आपका सीधा फॉर्मूला n+1 उसका औसत हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो n+1 उसका हो जाएगा, आगे आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए कैसे होगा n+1, अब आप छोटे से समझिए, बड़े में तो आपको पता नहीं चलेगा, छोटे में आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। देखिए अब ये जैसे दे रखा है 2 4 6 और 8 ऐसे दे रखा है, तो आप देखेंगे इसको, आप जब देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला n+1, मतलब ऐसे जब प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं और जो सम है, सम संख्याएं हैं, उनका फॉर्मूला है उनका औसत निकालने का n+1, मतलब 4 और 1 5, 4 और 1 5, कैसे, 4, एन का मतलब है संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, तो 4 और प्लस 1 5, बस 5 इनका हो जाएगा औसत। अब कैसे हो जाएगा देखो, आप देख लो, आप वैसे चेक भी कर सकते हो, देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, और 12 और 8 20, 20 हो गया योग,
संख्या कितनी है टोटल? 4, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। तो औसत कितना होगा? 50, 20/4 तो बराबर 5। तो आ गया ना 5, तो 5 औसत होता है। तो इसका मतलब आपका ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी आपका करेक्ट है, कोई इशू नहीं है फॉर्मूले में। तो मतलब n+1 आप कर देंगे और कितनी भी संख्याओं का आप ऐसे निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको सवाल ऐसे आएगा, कैसे आएगा देखो मैं बता देता हूँ। सवाल आपको ऐसे पूछेगा 2 4 6 8 ऐसे लगातार 1000 प्राकृत संख्याओं, ऐसे लगातार 1000 आया। या फिर आपको ऐसे भी लिख सकता है, वो देखो कैसे, वो ऐसे लिख सकता है 998 1000, ऐसे भी वो आपको लिख सकता है। एक सेकंड गाइज, फोन आ गया है, मैं अभी अटेंड कर लेता हूँ। हाँ गाइज, तो अब जैसे मान लीजिए ऐसे आपको दे दिया, सवाल दे दिया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि 2 4 6 8 ऐसे डैश डैश करके 998, क्योंकि 998 के बाद सीधा 1000 ही आएगा, प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या में 2 2 का डिफरेंस होता है। तो ऐसे 1000 तक। अब बताइए इनका औसत क्या है? तो आपको आंख बंद करके 1000 प्लस 1 मत कर देना, 1000 प्लस 1 कर दोगे ना आप, तो सीधा बाबा जी का अंडा मिलेगा आपको, गोल अंडा। ये क्यों मिलेगा? क्योंकि 1000 संख्याएं नहीं है, n+1 होता है। और n कैसे निकालोगे? 1000 तक की n संख्या निकालने के बाद कितनी संख्या हो गई? 2 का भाग दो ना उनमें, टोटल 500 संख्या ही तो होंगी वो। तो 500 प्लस 1 करोगे ना, वो आएगा, ठीक है, तो वो 501 आएगा आंसर। ऐसे अब कैसे करोगे आप कह दोगे जी सर समझ नहीं आया, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो कैसे करोगे? देखो मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, हमारा फॉर्मूला था कि n+1 करना है हमें, ठीक है। n का मतलब होता है संख्याएं, संख्या मतलब डिजिट कितनी है वो। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10, ये संख्या। अब मान लीजिए ये कह दें आपको कि 2 4 6 8 10 इनका औसत निकालिए, एवरेज निकालिए, औसत निकालिए, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? n+1। अब इसमें आप ये थोड़ी ना करोगे कि n भाई 10 और 1 11, 11 तो गलत है, 11 थोड़ी करोगे आप। n का मतलब टोटल संख्याएं कितनी है, तो संख्या देख कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है ना, तो 5 प्लस 1, ठीक है, 5 प्लस 1 कितने हो गए? 6, तो इनका 6 होगा। अब 6 कैसे आएगा देखो, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 हो गया, 30 हो गया योग। और टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो आप 5 का भाग दिया तो 6 आ गया ना। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये देख लीजिए आप, फॉर्मूला ये कह रहा है कि इसमें आपको संख्याएं ढूंढनी। अब संख्याएं कैसे ढूंढोगे आप? देखो, अब संख्याएं ढूंढना मैं बता देता हूँ। देखो, अब जैसे आपके है संख्या है, मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 14, इस तरीके से तो होंगी ना प्राकृत सम संख्या, इस तरीके से कितनी भी हो सकती हैं। तो यहां तक कि मैं देख लो, लास्ट वाली संख्या है ना, उसमें आप 2 का भाग दे दो, टोटल संख्या निकल जाएंगे कि यहाँ तक अब तक कितनी संख्याएं थी। 2 का भाग देंगे तो आप 7 आ जाएगा ना। तो ये 7 ही संख्याएं देखो यार, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ही है। ऐसे आपसे अगर प्राकृत संख्या वो विषम संख्या के पूछे कि जैसे 1 से लेके और 99 तक कितनी विषम संख्याएं होगी, तो देखो आप विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं के लिए भी आपको 2 का भाग देना पड़ेगा, लेकिन विषम संख्याओं के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट की जो विषम संख्या लिख रहे हैं उसमें 1 जोड़ के भाग देना पड़ेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो जैसे 1 3 5 मान लीजिए ये है, अब 1 3 5 में टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 3 हो गई ना। कैसे? 1 3 और 5, 3 संख्या हो गई। अब कैसे निकालोगे आप? तो 5 प्लस 1 6/2 कर दो बस, तो 3 आ गया ना। तो ऐसे विषम संख्या को पता चल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको कह दे कि वो 1 3 5 ऐसे विषम संख्याएं हैं और 997 तक हैं, अब आप गिनने थोड़ी बैठोगे कितनी है, तो आपको टोटल विषम संख्या कितनी होगी यहाँ तक, तो इतना ध्यान रखना है कि 997 में प्लस 1 करके 2 का भाग दे देना है, तो मतलब 998 कर लेना है, 998/2 कर देना है। इसका मतलब आपकी हो गई 449, टोटल 449 हो गई वो संख्याएं। ऐसे आपको संख्याएं पता हो जाना चाहिए, क्योंकि इनमें 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है, 2 2 का डिफरेंस है इसलिए। तो आप सम संख्या निकालना सीख ही गए होंगे, और जब सम संख्या निकालना सीख गए ना आप, तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो फिर आप ये वाला जो है फॉर्मूला, ये भी आप कर लोगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे हम अब आपको बताता हूं कि लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं क्या होगा। सम संख्याओं का तो n+1 हो गया, विषम का होगा n, खाली n, बहुत सीधा, कितनी संख्या है वही हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपने देखा कि 1 3
5 7 9 ऐसे ही तो है विषम संख्या, ठीक है। अभी कितनी हो गई विषम संख्या टोटल, देखो अब 11, सपोज करो आपको नहीं पता, गिनो मत कितनी हो गई, मैंने क्या बताया था 11 प्लस 1 कर दो बटे 2, 11 और 1 12, 12 में 2 गुना 6, तो मतलब 6 है टोटल ये विषम संख्या। टोटल विषम संख्या कितनी है 6, तो 6 विषम संख्या है, तो इनका जो औसत है वो भी 6 हो गया, ठीक है। कोई इश्यू आपका इसमें होने वाला नहीं है। अब 6 हो गया, अब देखो आप एक बार कंफर्म भी करके देख लो कि 6 है कि नहीं है, तो देखो जब आप कंफर्म करोगे तो देखो 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35 और 1 36, 36 हो गया। और टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 36 में 6 का भाग देंगे 6 आ गया। औसत का सूत्र क्या है भाई, राशियों का योग, टोटल जो राशियां हैं टोटल राशियां उनका योग करना होता है और उसके नीचे आपको उनका संख्याओं का भाग देना होता है, ठीक है। तो आपका ये आ गया, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कैसे आप निकाल, तो इस तरीके से आप गाइज इसमें समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्याओं का कैसे आप निकालेंगे। तो आइए इसका एक हम क्वेश्चन भी है जो कर लेते हैं प्राकृत संख्याओं का, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि उनका औसत कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से गाइज ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि, हाँ, क्वेश्चन है कि 1 3 5 7 ऐसे डैश डैश लगा के 95 97 इस तरीके से संख्याएं हैं, तो विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत है, लेकिन इसका तो सबसे सीधा फॉर्मूला है, मात्र n है, ठीक है। अब सिर्फ आपको ये पता लगाना कि n क्या है, यहां पर देखिए अब जब आप इसमें देखेंगे तो 1 से लेके 97 तक की प्राकृत संख्याओं का करना है, तो n आपको मैंने बताया था विषम संख्याओं का जो n संख्या है, टोटल कितनी संख्या है वो निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, लास्ट वाली संख्या उसमें 1 जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, वो पूरी आ जाता है, तो 49 आ गया 98। तो आपका जो औसत है विषम प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो भी 49 ही है, ठीक है। अब आपको इसको n+1/2 भी हम लिखवा सकते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं लिखवाया है क्योंकि ये फॉर्मूला किसी और चीज का है, आपको पता ही होगा किस चीज का है, तो आपने जैसे पढ़ लिया है, तो ये फॉर्मूला n+1/2 किसी और का है, तो इसलिए सिर्फ आपको ये n जो टोटल जितनी संख्या होती है उसका औसत विषम संख्याओं का उतना ही होता है। अब टोटल संख्या निकालने के लिए आपको पता है कि लास्ट वाली संख्या में 1 जोड़ दो और बट्टे में 2 का भाग दे दो, उतनी टोटल संख्याएं निकल आएंगी, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। क्योंकि जो n+1 था गाइज, तो वो समप्राकृत संख्याओं का योग होता है, समप्राकृत संख्याओं का, इसलिए आपको n+1 इसमें नहीं करवाया था, ठीक है। अगला देखेंगे, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले आप ये 28 नंबर जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को देखिए, प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है इसमें। तो देखिए प्रथम 39 सम संख्या का औसत क्या होगा, ये आया है आपके एसएससी के जो +2 की एग्जाम होती है ना उसमें आया है ये, और 2018 में आएगा इस, ठीक है। तो मैं बता ही रहा था सारे एसएससी के लिए क्वेश्चन है। तो देखिए 39 सम संख्या होगा, तो सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपको क्या सूत्र है, n+1 है खाली, ठीक है। तो n+1 तो 39 + 1 आप करेंगे मतलब 40, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर 40 हो जाएगा, ऐसे टिक मारेंगे आप सीधे, कोई दिक्कत ही नहीं है औसत वाले में। अब ऊपर जो दे रखा है उसको भी एक बार देख लीजिए कि 20 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो ये एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन संख्याएं ज्यादा नहीं दी है इसलिए ज्यादा लेंथी क्वेश्चन ये आपका होने वाला नहीं है। अब वो कैसे नहीं होने वाला, देखो अब आपको 20 से और 50 के बीच में जो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका आपको ज्ञात करना है। अब अभाज्य संख्याएं आपको पता होना चाहिए क्या है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग ना जाए, वो होती है अभाज्य संख्या, एक को छोड़ करके। अब जैसे 2 है, अब 2 अभाज्य संख्या है या नहीं है, 2 बिल्कुल अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है, उसके अलावा किसी का नहीं जाता। अब आप कहते हैं 2 में तो 1 का जाता है, लेकिन 1 का नहीं देना हमें, 1 का तो है ही देना ही नहीं है किसी में, 1 का तो सब में चला जाता है। तो अभाज्य संख्या होती है जिसमें खुद को छोड़ के किसी और का भाग ना जाए, वो सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब आप देखेंगे तो इसमें आपको देखना है कि 20 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, देखो 20 और 50 के बीच ही पूछ रहा है, मतलब 20 और 50 को भी नहीं ले रहा, वो 20 और 50 के बीच की पूछ रहा है। तो देखो 21 अभाज्य है क्या, नहीं है, क्योंकि 3 और 7 से डिवाइड होती है। 22 है क्या, नहीं है, क्योंकि 2 से हो जाती है। 23 23 किसी से नहीं होती, तो देखो एक तो अभाज्य संख्या है 23, फिर 24 हो जाती है, 25 भी हो जाती है, 25 25 है ना, 26 भी हो जाती है, 27 9 27, 28 भी हो जाती है, 29 29 भी अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं होती। फिर 30 30 हो जाती है, 31 31 नहीं होती, तो 31 भी अभाज्य संख्या है। 32 हो जाती है, 33 3 का भाग देंगे, 11 33, 34 2 का दे सकते हैं, 35 7 5 35, ठीक है, 36
36 में आप बहुत सारी संख्या को दे सकते हैं। 37, 37 एक अभाज्य संख्या 37 हो जाती है। 37 में 38, 39, 13, 39, 40, 41, 41 एक अभाज्य संख्या जिसमें किसी का नहीं जाता। 41 के बाद 42 में चला जाता, 43 में नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद 44, 45, 46 में चला, 47, 47 में नहीं जाता, 48 में चल जाता, 49, 7, 7, 49 और 50, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या है, 20 से लेके और 50 तक ये अभाज्य संख्या है। इनका औसत पूछा उसने, और औसत का आपको सूत्र पता ही है कि सारी संख्याओं का योग कर दो, टोटल संख्याओं का योग, और बट्टे में टोटल कितनी संख्या उनका भाग दे दो, तो उनकी संख्या का भाग दे दो। अब योग करेंगे तो आप करेंगे खुद ही, और संख्या कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्याएं टोटल, 7 का देंगे आप भाग, और इनका आप टोटल कर लें। अब इनका आप टोटल करोगे ना तो देखो, 4 और 3 7 और 1 8 और 7 15, 16 और 9 25 और 3 28, और भी कुछ हो रहा है क्या, 7 और 3 10 और 1 11, 11 7 18 और 1 19, 19 20 और 23 हैं। आप टोटल यार आप खुद करें, मुझे नहीं पता, आप टोटल कर लें क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो टोटल करके जितना भी टोटल आएगा उसमें आप, हाँ मैंने इसको टोटल कर लिया गाइज, तो 251 आता है, ठीक है, 251 आया। अब 251 में जब 7 का भाग देंगे ना आप, तो 35.853 आएगा, 35.857। अब देखो यहाँ 35, आप कहीं 35 लगा के टिक कर देते हो, 35 और 857, और यहाँ देखो 35 6 5 7, कितना डीप ये क्वेश्चन पूछा था। तो टाइम लेने वाला क्वेश्चन ये पूछा था यहाँ पर। तो ये 35.857 ये क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपको समझ तो अच्छे से आ ही रहा होगा, मैं बता देता हूँ। अभी तक मैंने सारे हल्के हल्के क्वेश्चन लिए, अब मैं थोड़ा लेवल बढ़ाता चलूंगा आपका, जिससे कि आपके दिमाग की नसें खुल जानी चाहिए आपको कि कैसे एवरेज निकलता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लिए थे, बाकी ये अभी जो बिल्कुल हल्के क्वेश्चन है वो लिए थे। अब आएंगे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन। तो देखिए, अब आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ए बी और सी का औसत वजन 45 किलो है। औसत वजन 45 किलो, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत वजन 45 है, तो टोटल वजन कितना होगा, तो टोटल वजन होगा 45 इंटू 3, मतलब हर एक आदमी के लिए 45 इन्होंने मान लिया। हालांकि 45 है नहीं, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन हर के लिए एवरेज 45 आ रहा है। तो टोटल वजन आप निकालेंगे तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 45 गुना 3 आ जाएगा, तो 45 इंटू 3 करते हैं तो आपका आ जाता है 135, ठीक है। आप निकाल लें, आपको अच्छे से याद आना चाहिए, 45 दूना 90 और 90 45 135 होता है, ठीक है। 135 आ गया, तो तीनों का 135 आ रखा है। आगे क्या कह रहा है, यदि ए और बी का औसत वजन 40 है, तो इसका मतलब ए प्लस बी का कितना है, 40 इंटू 2 करेंगे, दो बंदे हैं तो 80 किलो, तो मतलब दोनों में 80 किलो वजन है, और ये तीनन में है 135 किलो, ठीक है। आगे सवाल क्या कह रहा है, 40 किलो है और बी और सी का औसत वजन 43 किलो है, तो बी का वजन ज्ञात करो, ऐसे कह रहा है, ठीक है। अब हमारे पास देखो तीनों का है, तीनों का वजन है वो है 135, ए बी का भी पता है 80 है, और बी और सी का कितना है, देखो बी प्लस सी, बी और सी दोनों का कितना है, 43 इंटू 2 आ जाएगा, तो 43 इंटू 2 करते हैं तो 86 आ जाएगा, 86। तो बी सी का भी पता है हमें 86 है, ए बी का भी पता है 80 है, और तीनों का भी पता है ये है। तो बताओ वो कह रहा है कि बी का वजन कितना, तो बी का वजन निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो ए प्लस बी है, अरे यार, ए प्लस बी प्लस सी है, ये तीनों का है। इसमें से यदि आप किसी इनमें से कोई सा का भी घटाओ, किसी का भी एक का भी घटाओ, तो एक का दो का, अब जैसे ये ए बी का दे रखा है यहाँ पे, ये मान लीजिए ए बी का दे रखा है, ए बी का अगर आप तीनों में से घटा दोगे तो सी का बच जाएगा, और सी का जब बच गया तो अब यहाँ पे बी और सी का दे रखा है, तो उसमें से सी का निकाल देना, तो बी का बच जाएगा। देखो कैसे, तीनों का है 135, अब उसमें से आप किसी का भी निकालो। अब मान लीजिए आप बी सी का घटाओगे, 100 इन तीनों को में से बी सी का घटाओगे तो ए का बचेगा, ठीक है। ये ए बी सी का है और ये है बी प्लस सी का, ठीक है। अब इसको आप जब माइनस कर रहे हो ए बी सी के में से बी प्लस सी का कर रहे हो, तो ए का बचेगा ना, आपको ये तो कंफर्म हो जाना चाहिए ना। तो ए का बचेगा, कितना बचेगा, 15 में से 6 गए तो कितने बचते हैं, 9, और ये 12 4 49, तो मतलब ए का कितना है 49, तो ए का तो 49 किलो है। अब ए का 49 किलो है ना, तो आप यहाँ देख लो ना, ए और बी का कह रहा है ये, यहाँ पे देखो आप, ए और बी का कितना बता रहा है 80 किलो, कह रहा है ए प्लस बी का 80 किलो है, और आपको 49 निकल आया यहाँ से, ए का 49 निकल आया। तब इसमें से घटा देंगे, दोनों को में से ए का घटा देंगे तो बी का बच जाएगा ना, तो बी का कितना बचेगा, बी का बचेगा आपका 80 में से 49 घटाएंगे तो 31 किलो बचेगा। तो अब आ गया ना आपको समझ, 31 इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दिमाग लगाया होगा थोड़ा बहुत, नहीं लगाया तो वीडियो वापस रिवाइज करके देख लें, और रिवाइज नहीं करते हैं, आपको लग रहा है कि मैं टाइम दोबारा मुझे बताना चाहिए, तो दोबारा मैं बता देता हूँ इसको। तो देखिए एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ,
सवाल कह रहा है कि ए बी सी तीनों का औसत वजन 45 है, तो तीनों का औसत वजन 45 किलो है, तो तीनों का वजन एक्चुअल में कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वजन हो जाएगा 45 इंटू 3 बराबर 135 किलो। ठीक है, 135 किलो हो गया। अब कह रहा है ए बी का 40 किलो है, ए और बी का कितना है, ए प्लस बी का एवरेज 40 है, तो 40 इंटू 2 80 दोनों का हो जाएगा 80 80 किलो। और बी और सी का 43 है, बी और सी का कितना है 43, तो 43 इंटू 2 करेंगे तो ये बी और सी का वजन आ जाएगा 86 किलो। अब आपको क्या करना है, बी का वजन निकालना है। अब कैसे भी निकाल लो आपके जचे से, आपको क्योंकि औसत आता है, आ गया इतना तो देखो तीनों का है 135, तीनों का 135 है, इसमें से आप किसी एक का भी घटा दोगे ना। अब जैसे मान लीजिए आपने ए और बी का घटा दिया, अब ये तीन का है, ठीक है, ये ए बी और सी इन तीन का है। अब इसमें से मान लीजिए आप ए और बी का घटा देते हो, ए और बी का अगर आप घटा देते हो तो किसका बचेगा, सी का बच जाएगा। तो कितना बच जाएगा सी का, देखो बी और सी का घटाया आपने, 80 घटा दिया इसमें, तो 5 और 5, तो मतलब सी का कितना वजन है 55 किलो, सी का 55 किलो वजन आ गया। अब देखो बी और सी, ये रहा बी और सी यहाँ पे है। अब बी और सी में से अब आपके पास सी का वजन है और आपको निकालना सवाल में बी की पूछ रहा है कि बी का कितना होगा, तो ये बी और सी के में से यदि आप सी का माइनस कर देते हो तो क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। देखिए 86 है बी और सी का, और सी का कितना है 55, तो आ गया ना आपका आंसर। 6 में से एक गया तो 5, 5 6 में से 5 गया तो 1, और 8 में से 5 गया तो 3, तो आ गया ना आपका आंसर। आ गया, आप टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो आप, अब तो आप ज्ञाता बन गए हो औसत के, अब आपसे कोई क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। देखो अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है, 50 स्टूडेंट है, सबके आए, किसी का 0 भी आया होगा, किसी के 10 भी आए होंगे, किसी के 100 भी आए होंगे, किसी के 90 भी आए होंगे, लेकिन उनका एवरेज कितना है 70। ठीक है, 50 का 70 है, तो उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 70 है और 55 है, ओ सॉरी 75 है। तो बताओ कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, ये सवाल है इतना सा। शॉर्ट ट्रिक से मैं इसको बता देता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक से आप देखेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से क्या है, लड़कों और लड़कियों का औसत अंक दे रखा है 70 और 75, तो देखो आप, ये हो गए लड़का और ये हो गई लड़कियां, है ना, ऐसे लिख लो आप इसको। 70 और 75 दे रखा है, 70 और 75 औसत अंक दे रखा है, इन दोनों का औसत दे रखा है और इस सब का औसत दे रखा है, बस यही है डिफरेंस। और ये सब का दे रखा है, इसको यहाँ रख लो। अब क्या करोगे, इतना करने के बाद अब आप इनमें से आपस में घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, और यहाँ घटाओगे ना जो इसको यहाँ लिखोगे, और यहाँ घटाओगे जिसको यहाँ लिखोगे। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको, देखो अब 75 में से 72 घटाओगे तो कितने बचेंगे 3, 75 में से 72 गए तो बचे कितने 3, और 70 में से 72 प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, डिफरेंस देखना होता है 2, तो 3 2 बचे, 3 और 2 बचे, तो मतलब 3:2 हो गया ये। तो लड़के हैं 3 और लड़कियां हैं 2। ऐसे ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग बताऊंगा ना तो लॉन्ग में आप रोगे, इसलिए मैंने लॉन्ग बताई नहीं। हालांकि लॉन्ग भी मैं बताऊंगा जिन स्टूडेंट्स को 0 से करना है उनके लिए। तो 3:2 में आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, टोटल कितने हैं 50, टोटल 50 है ना, उसमें 3:5 आ गया। तो देखो अनुपात जब निकालते हैं तो लड़के कितने 3, कितने में से 5 में से, क्योंकि 3 और 2 5, टोटल योग कितना हो रहा है इनका 5, 5 अगर होते हैं तो 5 में से कितने होते हैं लड़के 3, तो 3/5 इंटू 50 में से कितने होंगे, कट गया 10 बार, तो 10 दिया 30, तो लड़के आ जाएंगे 30। तो ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक से फट से आंसर आपका 30। अगर लड़कियां पूछता तो लड़कियां 5 में से कितनी है 2, तो 2/5, तो 50 में से कितनी होंगी, ये 10 बार कट गया, और 10 दूना 20, तो लड़की आ जाती 20। ठीक है, लड़की 20 और लड़के 50। आगे कोई बात नहीं, अब मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल से मैं बता देता हूँ। अब मैं इसको डिटेल से ऐसे बताऊंगा जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा, जैसे 10th में पढ़ाते थे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसका औसत जो है कितना 72, लड़कों और लड़कियों का औसत अंक है 70 और 75। तो बताओ कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो हम क्या मानते थे, माना लड़कों की संख्या कितनी है x, माना लड़के हैं बराबर x। जब x लड़के हुए और टोटल विद्यार्थी 50 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, तो लड़की होंगी भाई 50 में से लड़के घटा देंगे, x हैं लड़के वो घटा दिए तो इतनी हो जाएंगी लड़कियां। ठीक है, ये हो गई। अब आगे देखिए,
अब कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों का एक कक्षा में औसत अंक 75 है, तो 50 विद्यार्थियों के टोटल अंक कितने होंगे? 50 के कुल अंक, तो 50 के कुल अंक कितने होने वाले हैं? तो 72 इंटू 50 करोगे आप, ठीक है। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? 0, 50, 100, 50 दूनी 100 सीधा ही करते हैं, 50 दूनी 100, असल लगी 10, और 50 350, और 10 360, मतलब 3600। 3600, तो टोटल अंक कितने होने वाले हैं? 3600, ठीक है। सबके अंक होने वाले हैं 3600। अब देखिए, लड़के हैं x, तो लड़कों का औसत कितना है? 70, तो लड़कों के अंक कितने हो जाएंगे? 70x, 70 गुणा x, तो 70x प्लस। अब लड़कियों का औसत कितना है? 75, है ना। और लड़कियां कितनी है टोटल? गुणा करेंगे 50 माइनस x से, ठीक है। और अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, ये लड़कों का अंक आ गए टोटल, और ये लड़कियों के अंक टोटल आ गए। अगर ये टोटल को जोड़ देंगे, दोनों के जोड़ देंगे, तो कुल कितने आ जाएंगे? 3600, क्योंकि ये 50 स्टूडेंट का 72 के हिसाब से, तो कुल 3600 अंक आ जाएंगे ना। बस यही सवाल है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लिया ना, तो बस आप सीख गए गणित। देखो ये तो 70x हो गया, इसमें कोई इश्यू ही नहीं है। अब देखो आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, 75 इंटू 50, 75 इंटू 50 करोगे। मैं एक बार इसको, अब देखिए बंधुओं, ये मैंने लिख लिया है, मैंने सोचा आपको ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए मैंने लिख लिया पहले। देखो ये 75x, ये तो एज इट इज आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा ही यहाँ, क्योंकि ये जोड़ने हमें। अब 75 और ये जो 50 माइनस एक्स, लड़कियां कितनी? 50 माइनस एक्स, और 75 इनका औसत था, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 75 को 50 से करेंगे तो 3750 आएगा, और इसको माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस 75x आएगा, बराबर 3600। क्योंकि ये जो है ये लड़कों का औसत है, ये लड़कियों का मतलब कुल अंक है। ये लड़कों के कुल अंक है, और ये लड़कियों के कुल अंक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, तो 50 जो स्टूडेंट बन जाएंगे, 50 स्टूडेंट का 72 इंटू 50, 3600 अंक थे टोटल, तो वो आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है बराबर, ठीक है। अब बस आपको इसको आगे पीछे करना है। कैसे? देखो 70 और ये माइनस 75, तो -5 बचते हैं। अब इधर देखिए, बराबर के इधर 3600, और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3750, ठीक है, माइनस का हो गया। अब देखो ये तो -5x बराबर 3600, और -37, तो ये 150 बचे, ठीक है। 150 बचे ना, किसके? माइनस के। अब देखो माइनस के 150 बचे, अब माइनस से तो कट गया, माइनस कट गया। अब बचे क्या? 5x बराबर 150, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले लूं इसको मैं। अब देखो 5x बराबर कितना बच रहा है? 5x बराबर बच रहा है 150, 5x बराबर 150, तो x बराबर कितना आएगा? कट गया 150 30 बार, तो x बराबर कितना आएगा? 30। और x हमने क्या माना था? लड़के। देखो आप लड़के ही माने थे क्या? बिल्कुल लड़के ही माने थे, x बराबर 30। तो देखो हमने क्या माना था? कि माना लड़के हैं x, हमने ये माना था कि माना लड़के हैं x, तो x बराबर कितना आ गया? 30। तो लड़कों की तो पूछी थी, तो इसलिए 30 आ गए। तो ये इतना झमेला करना था इसमें। और लड़कियां पूछते, लड़कियां, तो देखो 50 माइनस एक्स मानी थी ना, x में आ गया 30 आया है, तो 50 माइनस 30 बराबर 20, तो 20 लड़की आ गई। शॉर्ट ट्रिक जो बेस्ट है वो आप इसमें अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे एक बार फिर और बता देता हूँ। तो देखो इसमें क्या है कि जो शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है, इस टाइप के सवाल जब जहां पे मान लीजिए ये सबका औसत दे रखा है ना, और ये इनका अलग अलग औसत दे रखा है, अगर ऐसा दे रखा हो तो आपको सीधी शॉर्ट ट्रिक लगानी है, और उस शॉर्ट ट्रिक से आपको फट से आंसर आ जाएगा। देखो क्या करा है, 50 विद्यार्थियां, एक औसत अंक उनका 72 है, 50 को 72 है, लड़कों और लड़कियों का 70 और 75 है, तो बताओ लड़कों की संख्या क्या है? ऐसे संख्या पूछ रहा हो तो आपको सीधा ये फॉर्मूला लगाना होता है। देखो लड़का और लड़कियां क्रम से लिखने आपको, बॉयज ये बॉयज हो गए, और ये हो गई गर्ल्स, ऐसे लिख लेनी है। और 70 लिख रहा है तो आप 70 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 75, और इनका ये दोनों का एवरेज ये दे रखा है 72, ठीक है। जब दोनों का एवरेज दे रखो तो ये दे रखा है 72। बस अब आपको करना क्या है? आप कुछ नहीं करना, इसका घटा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो अंतर, और इसका अंतर 70 और 72 का अंतर यहाँ लिख देंगे, और जिन जिन के नीचे आएंगे ना वही आपका अनुपात में बदल जाएगा। तो 75 में से 72 कितना अंतर बचा? 3, और 70 और 72 का अंतर है 2, तो मतलब 3:2। बस लड़के और लड़कियां 3:2 में, ये क्रम से आएगा, आपको उल्टे नहीं करने बस। तो 3:2 हो गया। अब टोटल कितने हैं लड़के? 50, ठीक है। 50 में से 3:2 में बांट दो, तो अनुपात में बांटने के लिए क्या? अनुपातों का योग कितना हो गया? 5। तो इसका मतलब लड़के कितने हैं? 5 हैं, वो 3 है, किस में से? 5 में से। तो 5 में से कितने लड़के? 3, तो 50 में से कितने होंगे? काटा 10, 10 तिया 30,
फट से आंसर आया आपका। ठीक है, ये रहा। तो इस तरीके से गाइस अगला देखिए। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगले क्वेश्चन में कहा है कि 1 2 1 3 5 7 9 11 ऐसे चल रही, मतलब विषम संख्याएं, ऐसे इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। ऐसे 25 संख्याएं हैं, और वो 25 संख्याएं कहां तक होंगी। देखो मैं बता देता हूं कि ऐसे 25 संख्याएं कहां तक होने वाली। 25वीं संख्या कौन सी होगी। अगर आपसे पूछ ले कि 1 3 5 7 9 11 ऐसे संख्या चल रही है, तो बताओ 25वीं संख्या कौन सी होगी। तो अगर आप उसको 25वीं संख्या पूछ लेना, तो 2n-1 अपॉन 2 ये करना होता है बस। तो ये 25वीं संख्या आ जाएगी। हाँ, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये दो नहीं लगाना होता। 25वीं संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप लगाएंगे सिर्फ 2n-1 बस। तो 2n, अब जैसे 25वीं संख्या कौन सी होगी तो हम देख लेते हैं, बाकी सवाल का सॉल्यूशन कुछ और है। तो ये कह रहा है कि 1 से 5 ऐसे संख्याएं चल रही, इस तरीके से 25 संख्या है, तो उनका औसत क्या है। तो आपको इसमें संख्या तो ज्ञात ही नहीं करनी, औसत निकालना। टोटल संख्या कितनी है, 25। तो जब विषम संख्या का औसत निकालना होता है तो आपको पता है एन ही होता है सीधा, तो मतलब 25 इसका आंसर है। तो आपको तो इसमें फट से आंसर मार देना, 25 25 है। और ये कांस्टेबल जीडी परीक्षा 4/10/2015 को आया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको मान लीजिए ये पूछ ले इसी सवाल में दूसरी चीज पूछ ले आपसे कि 25वीं संख्या कौन सी है। ऐसे मतलब विषम संख्या है, तो 25वीं संख्या कौन सी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2n-1 कर देंगे बस। अब 2n का मतलब 2 × 25 -1, तो 25 दूनी 50 -1 मतलब 49। 50 में 49, तो 49वीं संख्या है ना। यहाँ तक 49 संख्याओं तक का उसने औसत पूछा है। ठीक है, 25वीं संख्या है वो 49 होगी। अब कैसे होगी देखो, यहीं आप लगा लो, यही सवाल है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दे रखी, छठी संख्या 11 है। तो देखो मैंने कहा ना 2n-1 करना है, 2n-1, तो छठी संख्या पूछ ले मान लीजिए। तो 6 दूनी 12 -1 11, तो आ गई ना 11। तो ऐसे ही 25, तो 25 दूनी 50 -1 49, तो 49वीं है वो 25वीं संख्या है। तो इसमें 25 संख्याओं का औसत पूछा था खाली। तो इस सवाल की बात करते हैं कि 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से संख्याएं लगातार, और 25 संख्याएं हैं मतलब ऐसे। तो देखो ये कितने दिखा रखे हैं इसने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो यहाँ दिखा रखे हैं, ऐसे कर रहा है ऐसे 25 संख्याएं हैं। तो 49 तक है 25 संख्याएं हैं, तो उनका औसत बताइए क्या होगा। तो औसत क्या होता है, विषम संख्या का औसत क्या होता है, एन। एन का मतलब टोटल संख्या कितनी है वही हो जाता है। तो 25 संख्याएं, तो 25 ही इसका आंसर आ जाएगा, 25 इनका औसत होने वाला है। तो इस तरीके से गाइज ये आपका औसत का चैप्टर यहाँ पे है, चल रहा है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें, मैं आपके लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ, कोई इशू नहीं है। क्लास लंबी खींचेगी लेकिन एक एक चीज आपको बारीकी से पता चल जाएगा, और उसके बाद आप औसत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आने वाला है उसमें बिल्कुल भी धोखा खाने वाले नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है कि 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु कितनी थी, 15 थी। तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। 5 वर्ष पहले, बात कितने वर्ष पहले की होती है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब ये ध्यान रखें, बस समझने का है, इसमें कुछ और नहीं है, दिमाग लगाना है। पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी, तो मतलब 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु कितनी थी। पी और क्यू कितने वर्ष के थे, औसत आयु 15 थी, तो टोटल दोनों की आयु कितनी थी, 15 दूना 30, तो 30 होगी दोनों की। ठीक है, 5 वर्ष पहले थी, तो 5 वर्ष पहले 30 थी, तो आज कितनी हो जाएगी देखो। आज कितनी हो जाएगी इनकी, आप ऐसे चलो आज कितनी हो जाएगी देखो। पी की में भी 5 बढ़ जाएंगे, ठीक है, और क्यू की में भी 5 बढ़ जाएंगे, मतलब 10 साल बढ़ जाएगी। तो 30 और 10 40 हो जाएगी, 40 हो जाएगी। आया ना समझ कैसे हो जाएगी भाई, दोनों की आज से 5 साल पहले 30 साल थी। 30 साल थी, मान लीजिए 15-15 साल थी, मतलब 15 साल का पी था और 15 साल का क्यू था 5 साल पहले। तो आज कितना हो जाएगा, 15 में 5 जुड़ जाएगा, 5 साल, और उसके भी 5 जुड़ जाएगा, तो मतलब दोनों का 10 साल जुड़ जाएगा ना, 10 साल बढ़ जाएंगे, मतलब दोनों की आयु में 10 साल बढ़ जाएंगे। तो मतलब आज कितनी हो जाएगी उनकी, 40 साल। तो आज उन दोनों की 40 साल हो गई। अब सवाल आगे क्या कर रहा है देखो, अब मतलब आज पी क्यू आर की औसत आयु है 20 वर्ष। आज आज के दिन मतलब अब पी क्यू आर की औसत आयु कितनी है, पी क्यू आर की औसत आयु 20 है, तो टोटल आयु कितनी होगी, 20 दूना 3, 20 इंटू 3 बराबर 60। तो तीनों की आज कितनी हो गई, 60 वर्ष। तीनों की आज की डेट में 60 वर्ष है। तो बताओ 10 वर्ष के बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी। लेकिन पहले आर की आयु को तो 10 वर्ष बाद जब देखेंगे, पहले आज निकालो ना आर की आयु कितनी है। तो देखो तीनों की 60 है, और आज की डेट में आज की डेट में पी और क्यू की कितनी है, 40। ठीक है, ये तो आपको कंफर्म है ना। तो अगर तीनों में से अगर दोनों की निकाल देंगे तो आर की बच जाएगी, तो मतलब 60 में से आपने 40 निकाला, तो आर की बच गई 20 साल। तो आर की कितनी है, 20 साल है। तो आर की आयु आज की डेट में कितनी है, 20 साल। अब सवाल क्या कह रहा है देखो,
20 साल। सवाल कह रहा है 10 वर्ष के बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी, 20 है तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आया ना समझ में आपको, आ गया ना आंसर। ऐसे आंसर आते हैं बिल्कुल। अब ये तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए नहीं, आप करोगे ना फटाफट करोगे। ठीक है, एक बार फिर और समझा देता हूँ। देखो एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु कितनी थी, 15। मतलब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, पी और क्यू की औसत आयु कितनी थी, 15। तो आज कितनी है उनकी, देखो मतलब 5 वर्ष पहले कितनी थी, 15 थी ना, तो 15 दूना 30 थी उस टाइम उन दोनों की, पी और क्यू की 30 थी। तो आज कितनी हो जाएगी, देखो पी की आयु में 5 साल बढ़ जाएंगे और क्यू की आयु में 5 साल बढ़ जाएंगे, मतलब 5 और 5 10 साल बढ़ जाएंगे। तो आज दोनों की कितनी हो जाएगी, 30 और 10 40। ठीक है, 40 हो गई। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि यदि आज पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है, आज के टाइम मतलब अब करंट में पी क्यू और आर तीनों की औसत आयु कितनी है, 20। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 20 × 3 बराबर 60 वर्ष। ठीक है, तीनों की 60 वर्ष हो गई। तो तीनों की 60 है और पी और क्यू की आज की डेट में 40 है और तीनों की है 60। तो आर की कितनी बचेगी, तो ये आगे सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष बाद आर की कितनी होगी, लेकिन आर की आज की तो निकालनी हम, तो आर की आज की कितनी होगी भाई, 60 में से अगर हम 40 निकाल देंगे, पी और क्यू की आज की में 40 है, तो अगर हम 40 निकाल देंगे तीनों की में से, तीनों की है 60, उसमें से अगर 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20। तो आर की आयु कितनी हो गई, 20। कितनी, आज की तारीख में। तो सवाल में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आज 20 है तो 10 वर्ष बाद 20 और 10 30 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके 30 इसमें करेक्ट आंसर होता है गाइस। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। देखो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो आज आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 4 भाइयों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, क्या कह रहा है, सवाल सुनिए कि अच्छे से समझना है आपको। 4 भाइयों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष। उनके पिता को भी अगर शामिल किया जाए तो उनकी औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब 4 वर्ष बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 14 से 4 बढ़ के कितनी हो जाती है, 18 हो जाती है। तो बताओ पिता की आयु कितनी है। तो देखो पहले तो आप 4 भाइयों की निकालो। 4 भाइयों की औसत आयु 14 है तो उनकी कुल आयु कितनी होगी, 4 भाई की कुल आयु। ठीक है, कुल आयु कितनी होगी, 14 × 4, 14 × 4 बराबर 56 वर्ष। ठीक है, चारों भाइयों की कुल आयु कितनी होगी, 56 वर्ष। अब उनके पिता को भी शामिल किया तो अब कैंडिडेट कितने हो गए, 4, और पिता भी शामिल हो गया तो कितने हो गए, 5। ठीक है, तो पांचों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु कह रहा है कि 4 वर्ष बढ़ जाती है, तो 14 और 4 कितने हो गए, 18। तो 18 वर्ष बढ़ गई। तो कुल आयु कितनी होगी पांचों की, कुल आयु 18 × 5, 18 × 5 = 90। तो 90 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो 5 की 90 वर्ष है और चारों की है 56 वर्ष। इसका मतलब पांचवा कौन है, पिता। तो ये पिता की तो पूछ रहा है कितनी है, तो भाई 90 में से, पांचों की में से 90 है, उसमें से आप यदि 56 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 34। तो 34 वर्ष आ गई ना पिता की आयु। तो अब आप ऐसे फटाफट करने वाले हो मुझे पता है, अब आप रुकने वाले नहीं हो। एवरेज की जो भी आएंगे उसमें आप बिल्कुल नहीं रुकोगे। तो इस तरीके से 34 वर्ष आ गया। अब आपको समझ भी आ गया होगा और मुझे दोबारा समझाने की इसमें कोई जरूरत भी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है। 12 लड़कों की औसत उम्र कितनी है, 15 वर्ष। ठीक है, तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 12 × 15, और 12 × 15 करते हैं जब आता है 180 शायद। 12 15 दूना 30, 3 और 15 3 18, 180। ठीक है, तो तीनों की 12 लड़कों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 180 वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और 18 लड़कियों की औसत उम्र 12 वर्ष है। 18 लड़कियों की, 18 लड़कियां हैं, उनकी औसत कितनी है, 12 वर्ष। तो कुल कितनी हो जाएगी, 18 × 12। ठीक है, तो 12 × 96, 6 9 12 9 21, मतलब 216 वर्ष। तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, 216 वर्ष। अब क्या कह रहा है, यदि लड़कों और लड़कियों की आयु को लड़कों और लड़कियों को मिलाकर संयुक्त औसत उम्र क्या होगी। ठीक है, औसत उम्र निकलवाना है, किसमें, लड़की और लड़कों की, लड़की और लड़कों की सबकी औसत उम्र निकलवा रहा है। तो देखो लड़की कितनी है, 18, और लड़के कितने हैं, 12। तो कुल कैंडिडेट कितने हो गए, 30। तो 30 कैंडिडेट हो गए और 30 की उम्र कितनी हो गई टोटलों की, देखो लड़कियों की हो गई 216 प्लस लड़कों की हो गई 180। तो 216 और 180 कितने होते हैं, 6 9 और 3, 396 होते हैं क्या, 396 होते हैं ना। तो देखो
ये टोटल तो हो गया 396, कुल है 396 और संख्याएं कितनी है, टोटल नंबर कितने हैं 30। तो औसत बराबर क्या होगा 396 बटे 30। और जब 396 बटे 30 करोगे ना आप, इसको जब सॉल्व करोगे देखो 30, 30 एकम 30, फिर 9 बचते हैं और 96 हो जाते हैं, 30 या 90, फिर 6 बचते हैं, पॉइंट लगाओ और जीरो, तो 13, 60, 30 दूनी 60, तो 13.2। तो 13.2 वर्ष इनका एवरेज आ जाएगा गाइस। तो 13.2 वर्ष आ जाएगा। आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि क्या है। नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूं, देखो। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूं। देखो, 12 लड़कों की औसत उम्र कितनी है 15। तो 12 लड़के हैं, 12 कितने 12 हैं लड़के जिनकी औसत उम्र कितनी है 15। तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी 12 इंटू 15। ये आपको समझ आ रहा होगा 180। तो 180 वर्ष इन 12 लड़कों की हो गई। अब क्या कह रहा है कि 18 लड़कियां हैं, उनकी औसत उम्र 12 वर्ष है। तो 18 हैं लड़की, उनकी औसत उम्र कितनी है 12 वर्ष। तो कुल कितनी हो जाएगी 216, क्योंकि 18 इंटू 12 करोगे आप, 18 इंटू 12 बराबर 216, तो 216 वर्ष आ गई। ठीक है, अब क्या करा है कि लड़के और लड़कियों की कुल मिला के औसत आयु कितनी है, मतलब सबकी औसत आयु पूछ रहा है। तो देखो, कुल जिनकी औसत आयु निकलनी है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 18 और 12, ये तो हो गए टोटल दोनों लड़के और लड़कियां कितने हो गए 18 और 12 30। ठीक है, 12 प्लस 18 बराबर 30 हो गए लड़के लड़कियां। ठीक है, और इनकी उम्र टोटल कितनी हो गई 216 प्लस 180 बराबर 396। तो 396 वर्ष के ये इनकी तीनों सबकी योग है, और नंबर 180 है, वो सॉरी 30 है। तो एवरेज निकालेंगे ए बराबर टोटल एस योग योग 396 बटे नंबर कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है लड़कों की और लड़कियों की 30। तो 396 बटे 30 आप जब करते हैं तो 13.2 आंसर आपका आता है। तो इस तरीके से गाइज ये आपका 13.2 इसमें हो जाता है। तो इस तरीके से गाइज आपकी ये आज की क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत बढ़िया है, एक दिन में सारी पूरे होते नहीं है। तो इसलिए अगली क्लास जल्द लेके आएंगे, उसमें और भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आपका एवरेज का किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना रहे और आपकी जो एग्जाम में आ जाए और आप सोचो कि सर ने ये करवाया नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे। कैसी लगी वीडियो, कितना समझ आया आपको, मेरे को कमेंट करके, मुझे कमेंट की उम्र कमेंट की मैं कम से कम आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, अच्छे से आपको समझ में आया है कितना, और जिनको अगर पहले से अच्छे से पता था तो आपने कितने इसमें से क्वेश्चन किए हैं वो भी मेरे को कमेंट करके बताएं। और आप सबको अगर अच्छा लगा, आपको लगा कि यार वीडियो में दम थी, तो ही आप इसको आगे शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ, अदरवाइज तो शेयर करने से कोई फायदा ही नहीं है जब आपको ही समझ नहीं आया तो। और अगर समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके बताएं, अगली वीडियो जल्द लेके आने वाला हूँ। तो सिलेबस वाली वीडियो देख लें, क्या क्या सिलेबस था, उस पूरे सिलेबस को मैं यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ गाइज। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहें, समझ ना आए तो वापस रिवाइज कर लें, बाकी मैंने दो दो बार आपको सारे करवाएं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।